हेलो दोस्त। आप क्लियर बीपीएससी चैनल देख रहे हैं जहां पे हम बीपीएससी से संबंधित सभी बातों को डिस्कस करते हैं, सभी विषय को, सभी मुद्दे को, जिसमें हम करंट अफेयर सीरीज चला रहे थे। आज हम करंट अफेयर सीरीज में आप लोग का जो बहुत दिनों से डिमांडिंग था कि सर मेंस पे कुछ बोलिए, मेंस पे कुछ टॉपिक लेके आइए, मेंस का कुछ बताइए, मेंस में कैसे किया जाए। बहुत बहुत लड़कियों का मैसेज आ रहा था, कॉल आ रहा था कि सर मेंस पे कुछ बोला जाए, जो मेंस का कुछ आइडिया होगा, जो अभी से हम लोग ट्रेनिंग करेंगे, अभी से हमको पता चलेगा तो कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। उसी क्रम में हम आपके लिए आज मेंस का टॉपिक लेके आए हैं। ये मेंस का टॉपिक आपको मेंस का राइटअप के तौर पे होगा। ये है तो कहने का मतलब अभी करंट से जुड़ा हुआ है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो भारत की प्रथम जनजातीय महिला राष्ट्रपति बनी है। पहले सबसे पहली बात दो है कि द्रौपदी मुर्मू जो है वो द्रौपदी मुर्मू है, पहली जनजातीय राष्ट्रपति भी है और जनजातीय महिला राष्ट्रपति भी पहली है। लेकिन महिला के तौर पे देखेंगे तो दूसरी राष्ट्रपति से पहले प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी राष्ट्रपति बन चुकी हैं। तो आज हम इन्हीं के बारे में मेंस का टॉपिक तैयार करेंगे। जनजातीय का जो भी ये राष्ट्रपति बनी है, आने वाले 67, 67वीं, 68वीं, 69वीं, 70वीं, ये 5 साल तक राष्ट्रपति रहेगी और 5 वर्षों तक इस पे क्वेश्चन बनाए जाने की पूर्ण संभावना है। और 90% मानिए तो ये जो 67th का जो मेंस होगा, इसमें इस जनजातीय पर क्वेश्चन बनना तय है। 90% चांस है कि इस पे क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा। तो इसके लिए आपको टॉपिक तैयार करके रखना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग 2 टॉपिक तैयार करेंगे। तो पहले तो देखते हैं कि इनका जो आज जो हम टॉपिक लिए हुए हैं उसमें सभी जनजातीय का जितना भी इशू होगा सबको कवर करेंगे। तो उससे पहले आप लोग से उम्मीद करते हैं, आप लोग से आशा करते हैं हम कि आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। हम क्लियर बीपीएससी यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। इस पे यहाँ पे जो है आप लोग को बहुत अच्छा कंटेंट अवेलेबल करवाया जाएगा करंट अफेयर से रिलेटेड। और आपकी जो मेंस की तैयारी है, जो आप एडिटोरियल पढ़ते हैं, तो एडिटोरियल यहाँ पे कुछ लेके नहीं आना पड़ेगा। यहाँ पे सारे हिंदी का एडिटोरियल, इंग्लिश का एडिटोरियल एक ही जगह मिलता है और करंट भी मिलता है। फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। ये जो अपने हैं, ये माननीय राष्ट्रपति बनी है, देश की 15वीं राष्ट्रपति बनी है, 15वीं राष्ट्रपति हैं। और ये प्रथम जनजातीय महिला राष्ट्रपति हैं, प्रथम जनजातीय राष्ट्रपति हैं, दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। तो इनके बारे में टॉपिक देखते हैं और समझते हैं कि इनसे क्या क्या क्वेश्चन बनाया जा सकता है। सबसे पहले हम आइडिया लेंगे। आप लोग से निवेदन है, आशा है कि आप लोग शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा बात पहुंचाइएगा। ये आज जो देखते हैं कि पहले बात शुरुआत करते हैं कि द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में कि क्या है, कैसी हैं। तो हम लोग आज द्रौपदी मुर्मू जी के जीवन की बात करेंगे कि इनके जीवन में क्या क्या है, क्या था। तो द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म जो है 20 जून 1958 को हुआ था। उड़ीसा के मयूरभंज जिले में बैदापोसी गांव में हुआ था, एक संथाल परिवार से। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछने का तय है, ये भी पूछने का तय है और आने वाले जो भी होगा उससे भी तय है। तो द्रौपदी मुर्मू एक संथाल परिवार की है। संथाल एक आदिवासी है, जनजातीय है, शेड्यूल्ड ट्राइब है। तो इससे क्वेश्चन बनने की और पूछने की पूरा संभावना है। तो याद रखेंगे कि कहाँ से है, उड़ीसा से है, ये भी पूछा जा सकता है। उड़ीसा के मयूरभंज जिले से, ये नहीं पूछा जाएगा बीपीएससी में। बैदापोसी गांव नहीं पूछा जाएगा, फिर भी पढ़ना है, शायद पूछ ले। लेकिन संथाल परिवार और उड़ीसा परिवार, इससे जो है बहुत ज्यादा चांसेस बनता है। द्रौपदी मुर्मू जी ने जो अपना व्यवसायिक जीवन का जो प्रारंभ किया था वो एक अध्यापक के तौर पे, टीचर के तौर पे किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और धीरे धीरे बाद वो राजनीति में आ गए। उनके राजनीति में बहुत उतार चढ़ाव आई है। ये जानने की हमारे परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है, लेकिन ये ओवरव्यू जानना जरूरी था। हम लोग देखते हैं कि ये जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो झारखंड की पहली महिला राज्यपाल भी बनी है। और द्रौपदी मुर्मू उनका जो है भारतीय राज्य का, किसी भी भारतीय राज्य का राज्यपाल बनने वाली वो पहली आदिवासी है। इससे पहले कोई आदिवासी राज्यपाल नहीं बना था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि द्रौपदी मुर्मू इनसे जो है
प्रथम किसी राज्य का राज्यपाल थी और झारखंड की प्रथम महिला राज्यपाल थी। तो ये भी बहुत ज़्यादा है। ये 2015 से राज्यपाल बनी थी झारखंड की, तो याद रखेंगे। ये अभी जो है हम लोग बात कर रहे हैं द्रौपदी मुर्मू जी के बेसिक जीवन पे। हम अभी जो है जो क्वेश्चन फ्रेम करेंगे उस पे नहीं आए हैं। आप लोग पहले बेसिक जान लेते हैं कि क्या क्या है। नेक्स्ट है कि ये भारत की प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति है, प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति है और प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति है। तो आदिवासी के तौर पे ना तो कोई पुरुष राष्ट्रपति बना था और ना ही महिला, तो ये प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति भी है और प्रथम महिला राष्ट्रपति आदिवासी राष्ट्रपति भी, तो याद रखना है। उसके बाद भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। इससे पहले प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी प्रणब मुखर्जी से पहले बनी थी, तो याद रखेंगे। और स्वतंत्र भारत में जन्मे प्रथम राष्ट्रपति है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अभी तक जो भी राष्ट्रपति बने हैं जो लेडीज हैं या जेंट्स हैं, वो सब 1947 जब भारत आज़ाद हुआ था उससे पहले जन्म ले लिए थे। इनका जन्म जो है द्रौपदी मुर्मू जी का, वो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने हैं, जन्मे थे स्वतंत्र भारत में। इनका जन्म अभी अभी हम लोग देखे हैं कि 20 जून 1958 को हुआ था। इससे पहले जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं उनका जन्म स्वतंत्रता से पहले, भारत की स्वतंत्रता से पहले ब्रिटिश काल में हुआ था, लेकिन द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ है। तो इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है, याद रखेंगे पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी हम लोग ये जो देख रहे हैं ओवरव्यू पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट देखेंगे, द्रौपदी मुर्मू ने 24 जून 2022 को अपना नामांकन दिया पीटी के लिए, बीपीएससी के पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। और उनके नामांकन में पीएम मोदी जी प्रस्तावक थे। जो पॉलिटी पढ़े होंगे आपको पता होगा कि प्रस्तावक और अनुमोदक क्या होता है। और राजनाथ सिंह, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अनुमोदक थे और भारतीय प्रधानमंत्री प्रस्तावक थे इनके नाम का। तो इतना था ओवरव्यू, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछने वाला था, तो हम इसको कवर किए हैं। हालांकि जो भी बीपीएससी के पीटी में पूछा जाएगा उसका जो कवर होगा, हम लोग करंट के जो न्यूज लेते हैं उसमें हम लोग स्पेशल के तौर पे करेंगे, अच्छा से करेंगे। ये मेंस का टॉपिक था इसलिए हम लोग यहाँ पे उतना ज़्यादा नहीं किया, लेकिन ओवरव्यू आइडिया लिए। अब हम लोग चलते हैं मेंस के टॉपिक के तरफ, देखते हैं कि क्या है। हम लोग एक क्वेश्चन तैयार करते हैं कि बीपीएससी के जो एग्जाम होगा उसमें किसी भी तरह का अगर क्वेश्चन पूछा जाता है जनजातीय से, राष्ट्रपति से संबंधित, राष्ट्रपति का जो जनजातीय से जोड़ के जनजातीय का क्या स्थिति है, तो उसका जो है पूरा अप्रोच हम यहाँ पे शामिल करने के लिए है, जिसमें हम लोग सामाजिक की बात करेंगे, जनजातीय का सामाजिक क्या है, सामाजिक स्थिति। उसके बाद हम लोग देखे हैं, उसके बाद आर्थिक का भी चर्चा करेंगे, प्लस हम लोग राजनीतिक का भी चर्चा करेंगे। तो हम लोग जो है सारे को चर्चा करेंगे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सारे बिंदुओं को चर्चा करेंगे। और ये जो टॉपिक आप क्लियर कर रहे हैं, तो इसके बाद जनजातीय से कोई भी टॉपिक बीपीएससी के एग्जाम में पूछा जाएगा तो छूटेगा नहीं, ये आप लोग तय करके मान के चलिए। तो हम क्वेश्चन बनाएं कि भारत में जनजातीय आबादी की स्थिति पर प्रकाश डालिए। जनजातीय आबादी क्या है, कैसे है, जनजातीय आबादी कैसे बनता है, उसके लिए संवैधानिक अधिकार क्या है, सामाजिक क्या है, आर्थिक क्या है, कैसे स्थिति सरकार के द्वारा दिया जाता है, उस पर प्रकाश डालें। एवं उनके सशक्तिकरण, जनजातीय जो द्रौपदी मुर्मू जी बनी है उनसे जो है जनजातीय समाज का राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण भी होगा। तो संविधान के द्वारा, सरकार के द्वारा सशक्तिकरण के लिए क्या क्या प्रयास, क्या क्या योजना लेके आया गया है, इस पर चर्चा करेंगे। और कुछ समाधान प्रस्तुत करेंगे, समाधान दिखाएंगे कि जनजातीय का कल्याण के लिए, जनजातीय वर्ग का कल्याण के लिए क्या क्या समाधान होगा, समाधान दिया जा सकता है, अच्छा किया जा सकता है। इसको हम लोग 400 से 500 शब्द में लिखने की कोशिश करेंगे, 500 से 600 जो भी हो, 500-600। तो देखते हैं कि इस पे क्या है। ये अपना लोग का ये जो क्वेश्चन है, जनजातीय से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो बीपीएससी के जो अपना लोग जीएस पेपर का, जीएस का पेपर 1 जो पढ़ेंगे उसमें जो करंट का जो है टॉपिक, उसमें भी पूछा जा सकता है। उसके बाद पेपर जो जीएस का पेपर 2 है, उसका जो है पॉलिटी का जो सेक्शन है उसमें भी पूछा जा सकता है। जनजातीय पे क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी पे भी बनाया जा सकता है। जनजातीय पे क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से भी रिलेटेड करके पूछा जा सकता है, तो किसी से भी पूछा जा सकता है। अभी फिलहाल हम लोग एक जनजातीय आबादी की स्थिति पर प्रकाश डालते हैं। अगला कभी जो हम जनजातीय का जो टॉपिक लेके आएंगे इसके बाद कभी भी, तो उसमें हम लोग पूरा होलिस्टिक अप्रोच देखेंगे कि कैसे। तो अभी फिलहाल हम लोग
ये क्योंकि जो बीपीएससी जो क्वेश्चन पूछेगा वो इसी से पूछेगा। हमारा जैसा चांस है कि जनजातीय आबादी की स्थिति पर प्रकाश डालें, वो कोई सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक स्पेशल नहीं पूछेगा। तो इससे पहले देखते हैं कि क्या है, कैसे है। तो इसको हम बहुत सारे सेगमेंट में बांट के देखेंगे। पहले है हम लोग जो इसकी बॉडी तैयार करने के लिए जो संदर्भ लेते हैं, जो इसका जो मतलब ये लिखते हैं, इंट्रोडक्शन लिखते हैं। इंट्रो में क्या लिखेंगे कि भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू का निर्वाचन एक सांकेतिक रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि सांकेतिक रूप में, क्योंकि जो ये आदिवासी के रूप में आगे देखते हैं कि वो इस पद को धारण करने वाली आदिवासी या जनजाति पृष्ठभूमि की पहली व्यक्तित्व है, पहली व्यक्ति हैं जो इस पद को धारण किया है। तो इनके पद धारण करने से जो ये आदिवासी हैं, ये जनजाति हैं, इनका सामाजिक जो है स्थिति को बढ़ावा दिया जाएगा सरकार के द्वारा और विभिन्न कंपनियों के द्वारा, आर्थिक बढ़ावा दिया जाएगा। राजनीतिक का जो है इस पे राजनीतिक तौर पे जो है इसका जो है इसके पक्ष में जो है समाज कल्याण के लिए विभिन्न तरह की योजनाएं लेके आया जाएगा। तो इससे ये जो बनी है, इससे आदिवासी का कल्याण होना, आदिवासी की तरफ ध्यान जाना बहुत ही लाजिमी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि मुख्य धारा में आने से मनोबल बढ़ता है। तो एक सांकेतिक रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण पद। तो उसके बाद हम देखते हैं इंट्रोडक्शन में आगे क्या लिखेंगे। ये जो मुर्मू जी हैं, ये चुनाव जनजातीय सशक्तिकरण की यात्रा में एक मील का पत्थर है। कहने का मतलब है बहुत दिन के बाद कोई जनजातीय है जो विधायी प्रक्रिया में शामिल होकर के इतनी बड़ी पोस्ट पे पहुंची है। इससे पहले कौन सा पोस्ट था? तो औपनिवेशिक भारत में जनजातीय वर्ग के 2 व्यक्ति को पहली बार विधायी निकाय के चुने जाने के 101 वर्ष बाद देश का सर्वोच्च पद इस वर्ग के लिए, व्यक्ति के लिए निर्वाचन हुआ। कहने का मतलब है कि 101 वर्ष पहले 2 जनजातीय व्यक्ति थे जिनको विधायी तौर पे चुना गया था। कब? 1921 में। तो 1921 ईस्वी में वैसे कौन से 2 व्यक्ति थे जो विधायी तौर पे ब्रिटिश शासनकाल में विधानसभा या विधायी शक्ति के लिए चुने गए थे? इसको आप लोग हमें टेलीग्राम पे मैसेज करके भेजिए। देखते हैं कि कितने आदमी बता पाते हैं हिस्ट्री का क्वेश्चन। हालांकि नहीं होगा तो हम इसको अपडेट करेंगे टेलीग्राम पे। अभी आप लोग के पास ये टास्क है कि आप लोग बताएंगे जो हिस्ट्री पढ़े हैं कि 1921 में ऐसे कौन से 2 व्यक्ति थे जो विधायी प्रक्रिया में भाग लेकर के, चुनाव प्रक्रिया में भाग लेकर के एक महत्वपूर्ण पद पर पहुंचे थे ब्रिटिश शासनकाल में। तो ये है कि बहुत दिनों 101 वर्ष के बाद कोई भी जो जनजातीय व्यक्ति है वो इस पद पे पहुंची है। अगला इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं कि भारतीय गणराज्य के संस्थापकगण जो भारतीय गणराज्य की स्थापना कर रहे थे, जो संविधान का रचना कर रहे थे, उसमें जनजातीय लोगों को गैर लाभपूर्ण स्थिति से पूर्णतः परिचित थे। जो कहने का मतलब है उनको जो लाभपूर्ण स्थिति था उससे परिचित थे कि उनको कैसे रखा जाएगा, कितना सशक्त किया जाएगा, उनके लिए क्या क्या विशेष छूट दिया जाएगा, आरक्षण किया जाएगा। और उन्होंने संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची में विशेष प्रावधान किए। किसके लिए? जनजातीय के लिए, आदिवासी के लिए। लेकिन उन्हें प्राप्त सुरक्षा उपाय की व्यवस्थिति क्षरण के और पुलिस के द्वारा उत्पीड़न और दमन और राज्य द्वारा जनजातीय स्वायत्तता के प्रति एक सामान्य असहिष्णुता के संबंध में जनजातीय कार्यकर्ताओं के बीच चिंता की वृद्धि हुई थी। कहने का मतलब है कि जो संविधान निर्माण कर रहे थे उन्होंने 5वीं 6ठी अनुसूची में विशेष प्रावधान जनजातीय और आदिवासी के लिए इसलिए किया गया क्योंकि उनको पता था कि उनका जो जनजातीय का है सुरक्षा उपाय अच्छा नहीं होगा, इसलिए उसको शामिल किया गया। पुलिस के द्वारा इनका उत्पीड़न, इस वर्ग का उत्पीड़न किया जाता है, इनका दमन किया जाता है और राज्य के द्वारा जनजातीय स्वायत्तता के प्रति समान भावना नहीं रहती है। जो सामान्य जाति के लोग होते हैं उसके तरह जो है जनजातीय जो वर्ग होते हैं उसके लिए समान भावना नहीं होती है, वो असहिष्णुता और असहिष्णुता के तरह होता है। और जनजातीय कार्यकर्ता के बीच ये चिंता में वृद्धि हो रही है कि जो है क्यों जनजातीय आदिवासी आगे नहीं बढ़ रहा है। तो इसके लिए 5वीं और 6ठी अनुसूची में इसका प्रावधान किया गया था। तो ये संदर्भ आप बना सकते हैं। इतना लंबा चौड़ा संदर्भ नहीं होना चाहिए, फिर भी आपको
क्यों बताया जाता है इतना लंबा चौड़ा? क्योंकि मान लीजिए कि आपको कोई भी बिंदु पे, कोई भी टॉपिक पे 10 पॉइंट बताया जाता है, तो 10 पॉइंट में से आपको कम से कम 5 पॉइंट बिंदु तो याद होगा, 4 तो याद होगा कम से कम। आप इसी 4 को एकदम फैला करके लिख देंगे तो आपका क्वेश्चन तैयार हो सकता है। इसलिए अगर हम लोग मेंस का टॉपिक तैयार करेंगे कभी भी, तो हम लोग एकदम होलिस्टिक अप्रोच के साथ देखेंगे। अगर आपको इसमें से इतना भी याद रहा तो काम चल जाएगा, इतना भी याद रहा तो काम चल जाएगा आसानी से। तो ये जो गैप है, इतना पढ़ेंगे तब तो इतना याद रहेगा, अगर पढ़ेंगे ही इतना तो ये कहाँ से याद रहेगा। इसलिए हम लोग बहुत लंबा चौड़ा आइडिया में देखेंगे और उसमें कितना याद रहता है ये भी देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि अनुसूचित जनजाति के रूप में किसी समुदाय को चिन्हित, किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति में चिन्हित होने के लिए या अनुसूचित जाति बनने के लिए क्या क्या विशेषता होनी चाहिए जो अनुसूचित जनजाति बनाया जा सकता है। तो पहला हम देखते हैं कि लोकूर समिति बनाया गया था अनुसूचित जनजाति के लिए 1965 के लिए। उनके अनुसार, लोकूर समिति के अनुसार 5 आवश्यक विशेषता होनी चाहिए आदिवासी बनने के लिए। पहला क्या है कि आदिम लक्षण का संकेत होना चाहिए। जैसे आदिम लक्षण का, आदिवासी लक्षण का क्या होता है? आदिम लक्षण का जैसे वो जंगलों में रहते होंगे, आम धारा से दूर रहते होंगे, शिकार करते होंगे, मांस मछली पे ज़्यादा शहरों से दूर रहते होंगे, ये सब आदिम लक्षण है। वेशभूषा अजीब रहता होगा, मतलब जो आदिवासी का रहता है, ज़्यादा कपड़े वगैरह नहीं पहनते हैं, वो लोग खुला रहते हैं, ठीक है। तो आदिम लक्षण का संकेत होना चाहिए, सबसे पहला बात है। दूसरा बात है कि आदिवासी का जो अपना संस्कृति होता है, जैसे नागा का होता है, गाड़ो का होता है, खासी का होता है, जयंतिया का होता है, संथाल का होता है, मुंडा का होता है, हो का आता है, उड़ाव का होता है। आप लोग सभी जनजातियों के बारे में पढ़ते होंगे। तो ये जो विशिष्ट संस्कृति है, तो विशिष्ट प्रकार का संस्कृति होना चाहिए, उसको आदिवासी जनजाति आदिवासी या जनजाति घोषित किया जा सकता है। उसके बाद है बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क करने में संकोच होना चाहिए। बड़े शहर आने से संकोच होना चाहिए, समुदाय के बीच, जो मॉडर्न समुदाय है उसके बीच जाने से संकोच होना चाहिए। ऐसा संकोच करते हैं आदिवासी लोग जो अपने ही बीच में रहना चाहते हैं, वो लोग बाहर नहीं निकलना चाहते हैं जंगल से बाहर। भौगोलिक अलगाव होना चाहिए, जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे पहुँचना कठिन हो, आम जनता वहाँ पे पहुँच नहीं पा रहे हो, तो वहाँ पे भौगोलिक अलगाव होना चाहिए, आम धारा से नहीं जुड़ा हुआ होना चाहिए और पिछड़ापन होना चाहिए। वहाँ पे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य सभी तरह का जो है पिछड़ापन वहाँ पे होना चाहिए। उसी क्षेत्र को आदिवासी के रूप में, वहीं के आदमी को आदिवासी के रूप में चिन्हित किया जाएगा। तो ये 5 लक्षण है, ये 5 में से आपको याद होना चाहिए। मान लीजिए कि आपके पास 2 ही याद है, फिर भी आप 2 के साथ आदि लगा दीजिएगा तो काम निकल सकता है। तो इतना तो याद रहना चाहिए ना, पढ़ना तो चाहिए ना 5, कि यहाँ लोकूर समिति ने इस 5 संकेत को चर्चा किया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि अनुसूचित जनजाति के लिए भारतीय संविधान के द्वारा क्या क्या आधारभूत सुरक्षा प्रदान किया गया है। तो इसमें कौन सा होगा? पहला तो होगा जो आर्टिकल के द्वारा होगा वो होगा सामाजिक सुरक्षा, उसके बाद होगा आर्थिक क्या क्या सुरक्षा दिया गया है, और प्लस होगा राजनीतिक। तो ये सभी जो सुरक्षा है, ये तीनों सुरक्षा हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं कि भारतीय संविधान में जनजातीय, ट्राइब शब्द का परिभाषित करने का प्रयास नहीं करता है। भारतीय संविधान जो जनजातीय शब्द, जनजाति कौन होगा, उसको परिभाषित नहीं किया गया है। तो परिभाषित कौन किया है? तो लोकूर समिति के द्वारा किया गया था। हालांकि जनजाति पे इसके बाद भी समिति बने हैं, लेकिन जो लोग उनकी जनजातियों को चिन्हित करने के लिए क्या क्या संकेत होना चाहिए, ये लोकूर समिति के द्वारा दिया गया था, उन्हीं का मान्यता मिला हुआ है। तो आप लोग को पता है कि जनजातीय संविधान प्रभाषित नहीं करता है, लोकूर समिति में दिया गया है। अनुसूचित जनजाति शब्द को संविधान के अनुच्छेद 342 के माध्यम से शामिल किया गया है। शेड्यूल्ड ट्राइब के एसटी का जो शब्द होता है उसको संविधान के अनुच्छेद 342 के माध्यम से शामिल किया गया है। आप इसको भी लिख सकते थे संदर्भ में या इंट्रोडक्शन में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो हम देख रहे हैं कि संविधान की, जो भारतीय संविधान में क्या क्या आधारभूत सुरक्षा दिया गया है, सामाजिक देखेंगे, आर्थिक देखेंगे, राजनीतिक देखेंगे। तो सबसे पहला है कि अनुसूचित जनजाति का चर्चा कहाँ पे किया गया संविधान में, तो अनुच्छेद 342 में। नेक्स्ट देखते हैं कि यह निर्धारित करता है, क्या निर्धारित करता है? अनुच्छेद 342 निर्धारित करता है कि राष्ट्रपति लोक अधिसूचना के द्वारा उन जनजातियों
या जनजातीय समुदाय अथवा जनजातियों या जनजातीय समुदाय के भाग या उनमें से समूह को निर्दिष्ट करेगा, मतलब शामिल करेगा, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजन के लिए अनुसूचित जनजाति समझा जाएगा। कहने का मतलब है कि जिसको अनुसूचित, किसको अनुसूचित जाति, यहाँ पे कहने का मतलब है किसको अनुसूचित जाति, कहने का मतलब है एसटी बनाया जाए, इसकी अधिसूचना कौन जारी करता है? लोक अधिसूचना जारी करके राष्ट्रपति किसी जाति को अनुसूचित जाति जनजाति का दर्जा दे सकते हैं। अनुसूचित जनजाति का बात हो रहा है तो आर्टिकल 342 में इसी की चर्चा किया गया है कि कोई भी वर्ग को राष्ट्रपति एक अधिसूचना जारी करके एसटी का दर्जा दे सकता है या हटा सकता है। तो कौन कर सकता है ऐसा? राष्ट्रपति जी कर सकते हैं। तो 342 में ये बात थी। अब नेक्स्ट देखते हैं कि संविधान के 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्र वाले प्रत्येक राज्य में एक जनजातीय सलाहकार परिषद ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल की स्थापना का प्रावधान करता है। संविधान का 5वीं अनुसूची का जो अनुसूचित क्षेत्र होता है, 5वीं अनुसूची के तहत जो अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाता है, उसमें एक जनजातीय सलाहकार परिषद की स्थापना की जाती है और जो वहां पे जनजातीय के अधिकार के चर्चा करता है, वहां पे जनजातीय का विकास के लिए, उसका जो है सशक्तिकरण के लिए ये परिषद कार्य करता है। तो ये भी है। नेक्स्ट देखते हैं कि इसके शैक्षिक और सांस्कृतिक सुरक्षा उपाय क्या क्या होते हैं, हो सकते हैं। तो हम लोग देखे हैं कि राजनीतिक देखे थे, राजनीतिक स्तर पे क्या क्या है, राजनीतिक को फिर से देखेंगे एक बार। हालांकि अभी जो है सामाजिक देख रहे हैं, सामाजिक में शैक्षिक और सांस्कृतिक उपाय देख रहे हैं। तो पहला है अनुच्छेद 15 क्लॉज 4। इसमें दिया गया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग जिसमें अनुसूचित जनजाति को शामिल है उसकी उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करेगा। कौन करेगा? तो राज्य करेगा। पहला ये है। दूसरा है कि अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों की चर्चा की गई है, जिसमें अनुसूचित जनजाति भी अल्पसंख्यक है, उसके हितों का संरक्षण करेगा। कौन करेगा? तो सरकार करेगा। और अल्पसंख्यक समुदाय खुद की हितों का संरक्षण भी कर सकता है। तो ये भी है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं कि अनुच्छेद 46 में राज्य जनता के दुर्बल वर्गों के विशिष्टता अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के शैक्षिक और आर्थिक हितों को विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय के सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा। तो अनुच्छेद 46 जो डीपीएसपी का भाग है भारतीय संविधान में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसमें राज्य का यह कर्तव्य बनता है कि दुर्बल पक्ष, विशिष्ट अनुसूचित जाति, हम लोग अनुसूचित जनजाति की चर्चा कर रहे हैं, तो अनुसूचित जनजाति के शैक्षिक आर्थिक हित को अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय के शोषण से उनका रक्षा करेगा। अनुसूचित जनजाति को कौन करेगा? तो राज्य करेगा। यह काम राज्य का है। आपको पता होगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में राज्य का अधिकार होता है। अगला देखते हैं कि क्या है संवैधानिक प्रावधान। तो अनुच्छेद 350 में विशिष्ट भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार दिया गया है। तो जो एसटी वर्ग है वो अपने भाषा को, अपने लिपि को और अपने संस्कृति को संरक्षण दे सकता है। कौन? एसटी आदमी, शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति, अनुच्छेद 350 के तहत। तो ये भी है एक पॉइंट। तो आप लोग याद रखेंगे कि हम लोग अनुसूचित जनजाति में भारतीय संविधान के आधारभूत सुरक्षा पर बात कर रहे थे। तो पहला देखे थे कि अनुच्छेद 43 में अनुसूचित जनजाति शब्द को शामिल किया गया है। उसमें देखे थे कि राष्ट्रपति किसी अधिसूचना के द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति घोषित कर सकता है। दूसरा देखे थे कि संविधान के 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जनजाति के लिए सलाहकार परिषद का गठन किया गया है। और उसके बाद देख रहे थे कि शैक्षिक और सांस्कृतिक उपाय क्या होता है, ये हम लोग देख लिए हैं। और इसमें हम लोग 3-4 पॉइंट देखे हैं। अब हम लोग तीसरा देखते हैं कि राजनीतिक सुरक्षा का उपाय क्या क्या किया गया है जनजातीय एसटी वर्ग के लिए। तो पहला देखते हैं कि अनुच्छेद 330 में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा के सीटों में आरक्षण का व्यवस्था है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 337 में राज्य के विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण, सीटों का आरक्षण की व्यवस्था है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट देखते हैं कि अनुच्छेद 243 में पंचायती राज का जो होता है चुनाव, उसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण है। तो राजनीतिक सशक्तिकरण की भी बात यहाँ पे हो गई। राजनीतिक सुरक्षा अनुसूचित जनजाति के लिए मुख्य धारा में लाने के लिए ये सब है।
अब देखते हैं कि प्रशासनिक सुरक्षा में क्या क्या उपाय किया गया है, किसके लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, एसटी के लिए। तो पहला देखते हैं कि इसमें अनुच्छेद 275 संविधान के, उसमें दिया गया है कि अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने और उन्हें एक बेहतर प्रशासन प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार की विशेष निधि, कोष या फंड प्रदान करने का प्रावधान करता है। तो 375 में अनुसूचित जनजाति के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए या बेहतर प्रशासन प्रदान करने के लिए, उनका बेहतर प्रशासन मिले, केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को एक विशेष निधि प्रदान करने का प्रावधान करता है। कहने का मतलब है जो केंद्र का जो सरकार होता है वो राज्य को बोलेगा कि आप जो है एसटी को रक्षा के लिए, उसके कल्याण को बढ़ावा देने के लिए, उसको बेहतर प्रशासन करने के लिए आप एक फंड की जुगाड़ कीजिए, फंड का स्थापना कीजिए, जिसका फंड का उपयोग एसटी पे किया जाएगा, उसकी बेहतर प्रशासन के लिए किया जाएगा, उसके कल्याण के लिए किया जाएगा, उसकी सुरक्षा के लिए किया जाएगा। तो ये भी है, ये प्रशासनिक सुरक्षा है, इसमें एसटी समुदाय को प्रशासनिक सुरक्षा दिया जाता है। तो ये हम देख रहे थे, अपना लोग सब देख रहे थे कि संविधान में क्या आधारभूत सुरक्षा की बात की गई है। तो इतना हम लोग देखे, 4 पॉइंट था। अब हम लोग देखते हैं कि अनुसूचित जनजातियों के लिए हाल ही में सरकार द्वारा क्या क्या पहले की गई हैं। तो कुछ पहले तो बहुत सारा की गई है, लेकिन जो फेमस है, जिससे जनजाति का कल्याण हो सकता है, उसका विकास हो सकता है, तो जो पहले है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले ट्राइफेड। तो ट्राइफेड है, ट्राइफेड की स्थापना जो है 1987 में किया गया था, और ये जो है जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत कार्य करता है। तो जनजातीय कार्य मंत्रालय, इसके अंदर यह ट्राइफेड काम करता है, और इसका उद्देश्य है कि जनजाति के द्वारा, जो एसटी के द्वारा जो उत्पाद होता है उसका जो है ये मार्केटिंग करता है, जनजाति के उत्पाद का मार्केटिंग करेगा, जो विपणन करेगा, उसका विकास करेगा, और उसके बाद जो जनजातीय लोगों का सामाजिक आर्थिक विकास में सहयोग करेगा। तो ट्राइफेड का काम है कि जनजातीय द्वारा बनाया गया उत्पाद का विपणन करना, मार्केटिंग करना, और उसके बाद उसके विकास करना, और वहाँ के जनजाति है उसका सामाजिक और आर्थिक विकास करना, यह ट्राइफेड का कार्य है। तो ट्राइफेड योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है जनजातीय के लिए। दूसरा है जनजातीय विद्यालयों का डिजिटल परिवर्तन। जनजातियों में डिजिटल शिक्षा देने के लिए ये योजना लाया गया है, जो जनजाति का जो है डिजिटल सुरक्षा बढ़ाया जाए। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, उसको डिजिटल से जोड़ा जाएगा तो वो देश दुनिया से जुड़ेगा जनजाति। उसके बाद देखेंगे कि विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह को विकास के लिए एक होता है पीवीटीजी ग्रुप, पार्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप। तो ये भी पीवीटीजी जो ग्रुप है, इसकी विकास के लिए सरकार विभिन्न तरह की योजना लेके आता है, विभिन्न तरह का जो है कार्यक्रम लेके आता है, इसको विशेष तरह का पैकेज दिया जाता है, इसको विशेष छूट दिया जाता है। तो पीवीटीजी, जब हम लोग आंतरिक सुरक्षा पढ़ेंगे या भारतीय समाज पढ़ेंगे, उसमें हम लोग जो है पीवीटीजी पढ़ेंगे, या भारतीय संस्कृति पढ़ेंगे, कला संस्कृति जो मेंस का पार्ट है उसमें कभी हम पढ़ेंगे, तो ये पीवीटीजी के बारे में पूरा डिटेल्स में चर्चा करेंगे। लेकिन यह है कि जो कमजोर रूप से जनजातीय वर्ग है उसकी विकास के लिए सरकार ने यह योजना को लेकर आया है। तो ये भी पॉइंट है। उसके बाद है प्रधानमंत्री वन धन योजना, बहुत ही इंपॉर्टेंट मोदी सरकार का योजना है। वन धन योजना में जो है किया क्या जाता है कि एसटी लोग के लिए, जो जनजातीय लोग हैं, उसकी केंद्रित, जो उसको केंद्र में रख के उसकी जो विकास के लिए, उसकी आजीविका के लिए, उसका व्यापार के लिए, व्यापार को बढ़ावा देना है। जनजातीय द्वारा अगर कोई आजीविका किया जाता है उसको बढ़ावा दिया जाएगा, कोई बिजनेस व्यापार किया जाता है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। वो कोई प्रकार का जो है, जैसे मान लीजिए कि जंगल से तेंदू पत्ता चुन के बेचता है तो उसको ये किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा। जैसे हस्तशिल्प बेचता है, बांस का कुछ सामान बना के बेचता है, कुछ भी बेचता है, उसको जो है बढ़ावा देगा, इस योजना के तहत दिया जाएगा। और उसके बाद है एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल। इस स्कूल का उद्देश्य है कि दूर दराज के इलाके में जो एसटी वर्ग रहते हैं उसका इलाका को उसको इलाका में जो जनजातीय छात्र है उसकी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना इसका उद्देश्य है। यहाँ पे आवासीय भी बनाया गया सरकार के द्वारा, यहाँ पे एसटी वर्ग रह सकते हैं, उनका विकास किया जाए।
तो ये कुछ महत्वपूर्ण योजना थी जिसकी हम चर्चा किए हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या पॉइंट है। अब देखते हैं कि जनजातियों के समक्ष क्या क्या समस्याएं हैं। तो समस्याएं की चर्चा करते हैं। पहला है कि प्राकृतिक संसाधन का नियंत्रण खोना। जनजातीय का जो नियंत्रण था वो प्राकृतिक संसाधन पे था। पहले वो जंगल में रहते थे, जंगल में कोई बाहरी लोग आता न जाता नहीं था, वहाँ का प्राकृतिक संसाधन था, वहाँ का जैसे उपयोग करना हो, कुछ भी करना हो, उस पर जनजातियों का अधिकार होता था। लेकिन भारत में जैसे जैसे औद्योगिकरण हुआ तो औद्योगिकरण से जनजातीय आबादी वाले क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधन की खोज होने लगी, जैसे कोयला की, लोहा की, तांबा की, और जनजातीय अधिकारों का कम होता गया क्योंकि जंगल में जो संसाधन होता था, प्राकृतिक संसाधन, वो मिल रहा था। तो शहरों के लोग जंगल की तरफ जाने लगे संसाधन को खोज करके, कोयला निकालने के लिए, जो खनिज होता है उसको निकालने के लिए। तो जनजाति का एरिया कम होते गया और प्राकृतिक संसाधन पर राज्य का नियंत्रण ज्यादा बढ़ता गया और जनजाति जो है, जनजाति का नियंत्रण कम होता गया और जनजाति वहां से हटने लगे, प्रतिस्थापित होने लगे, जंगल से हट करके कहीं और जाने पर मजबूर हो गए क्योंकि शहर के लोगों का हस्तक्षेप वहां पे बढ़ने लगा। ऐसा क्यों हुआ? जंगल में जो है जनजातियां रहती थी तो उसको, जंगल को संरक्षित करने के लिए संरक्षित वन का कॉन्सेप्ट लेके आएगा। अपना लोग पढ़ते हैं नेशनल पार्क। नेशनल पार्क में 3 तरह का जो है एरिया होता है। पहला होता है कोर एरिया, इसमें कोई नहीं जा सकता है। दूसरा होता है कि संक्रमणकालीन, और तीसरा होता है सामुदायिक। तो संक्रमणकालीन में कुछ परमिशन के साथ हस्तक्षेप है, जो इसमें कुछ है कि आप जू सफारी वगैरह कर सकते हैं, लेकिन कोर एरिया में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं यहाँ पे, जबकि जनजातियों का अधिकार हुआ करता था। ये नेशनल पार्क के कॉन्सेप्ट के आने से जनजातीय लोग ने अपने संस्कृति से जुड़ा हुआ जो स्थान था, जो उसका आजीविका का साधन था, कोर एरिया जंगल, उसको सरकार ने बैन कर दिया, बंद कर दिया। तो प्राकृतिक संसाधन पर जनजाति अपना नियंत्रण खो रहा है। ये जनजाति की सबसे बड़ी समस्या में से एक है। दूसरा समस्या क्या है कि जनजातियों की शिक्षा में कमी है। शिक्षा में क्या कमी है? अधिकांश विश्वविद्यालय जो है उसका आधारभूत संरचना की कमी है। जब जो एसटी एरिया में है उसकी जो विद्यालय में शिक्षक नहीं आते हैं, स्कूल नहीं है, घर नहीं है, इसकी कमी है। और जो न्यूनतम सामग्री है वहां तक पहुंच पाता है, स्वच्छता नहीं होता है, जो स्वच्छ नहीं होता है उससे बीमारियां फैलने की चांसेस रहती है। तो शिक्षा में कमी है। शिक्षा की से तत्काल आर्थिक लाभ न होने के कारण जो हो पाता है, उससे जनजातीय माता पिता अपने बच्चों को लाभकारी रोजगार में लगाना अधिक पसंद करते हैं। कहता है कि जितना दिन पढ़ोगे उससे ज़्यादा नौकरी कर लोगे, काम कर लोगे, जो भी हो, छोटा से छोटा काम, नौकर का हो, सफाई का हो, बर्तन धोने का हो, कुछ भी काम करके कुछ कमाया जा सकता है। इसलिए शिक्षा के स्तर का कमी बहुत ज़्यादा है। अधिकांश जनजातीय शिक्षा कार्यक्रम जो है आधिकारिक क्षेत्रीय भाषाएं में तैयार किया गया है, जो आदिवासी छात्रों के लिए अपरिचित है। कहने का मतलब है, मान लेते हैं कि एक भोजपुरी भाषा है, भोजपुरी भाषा है। ये भोजपुरी जो एरिया है यूपी के, जो पूर्वी यूपी है और पश्चिमी बिहार है, उसमें ये भोजपुरी भाषा बोला जाता है। लेकिन जो एकदम रूरल एरिया का जो भोजपुरी इलाका है, उसमें भोजपुरी ऐसा नहीं है जो आप लोग सुनते हैं। उसमें भोजपुरी ऐसा है जो आप लोग नहीं समझ पाइएगा और आपका बात वहाँ के लोग नहीं समझ पाएंगे। तो ऐसा भी बात होता है। तो ज़्यादातर जो है शिक्षा का जो पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है वो हिंदी में तैयार किया जाता है, हिंदी या अंग्रेजी में तैयार किया जाता है। और इस दोनों भाषा से जो एसटी का जो वर्ग होता है, जो जंगल में रहता है आदिवासी, वो ये समझ नहीं पाता है। तो समझ नहीं पढ़ेगा तो पढ़ेगा कैसे, इंग्लिश पढ़ेगा कैसे, हिंदी कैसे पढ़ेगा, जबकि वहाँ पे शिक्षक, विद्यालय की कमी है, शिक्षक की कमी है। तो शिक्षा की कमी जनजातियों की समस्या में सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। देखते हैं विस्थापन और पुनर्वास। तो मान लीजिए कि जंगल में बड़े बड़े इस्पात का संयंत्र लगाया गया क्योंकि वहाँ पे खनिज का मात्रा में खनिज का जो है खान मिला। बिजली परियोजना वहाँ पे बनाई गई, बड़े बड़े बांध बनाए गए। बांध जो बनते हैं, यहाँ पे मान लीजिए कि पानी आ रहा है तो यहाँ पे बांध बनाया जाएगा, तो ये पानी यहाँ पे भरेगा। अब तो इधर जो लोग रहते थे, पहले नदी ऐसे बहती थी, अब यहाँ पे पानी भी भर गया, तो यहाँ पे भरा तो यहाँ की जनजाति जाएगा कहाँ? पहले नदियों के किनारे रहता था, तो अब नदियों के किनारे पानी भर गया तो उसको विस्थापन होना पड़ा। तो विस्थापन होने के बाद उसका पुनर्वास नहीं करवाया गया, उसको घर नहीं दिया गया, तो उससे जो है उसकी स्थिति खराब हो रही है। जैसे प्रमुख क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार द्वारा जनजातीय भूमि का अधिग्रहण, जनजातीय आबादी को बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ है। तो भूमि का अधिग्रहण जो कर लेता है
सरकार, उसके वहाँ से जो है कंपनियों के द्वारा जनजातियों को हटा दिया जाता है, और हटाने के बाद उसका पुनर्वास नहीं करवाया जाता, कहीं पे उसका ज़मीन या घर दे करके उसको बसाया नहीं जाता है, इसलिए ये लोग भटकते रह जाते हैं। तो ये भी समस्या का कारण है। उसके बाद देखते हैं कि छोटा नागपुर का क्षेत्र जो है, जो झारखंड वाला एरिया है, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, यहाँ के आदिवासी इलाके सबसे ज़्यादा हानि हुई है। धीरे धीरे छोटा होते जा रहा है, धीरे धीरे छोटा होते जा रहा है। अब देखते हैं कि जनजातीय लोगों का शहरी क्षेत्रों की ओर प्रवास उनके लिए मनोवैज्ञानिक समस्याओं का कारण बनता है, क्योंकि वो शहरों में कभी जाते नहीं थे। शहर का जो है जीवन, लाइफ स्टाइल अलग होता है, जनजातीय का अलग होता है, तो मनोवैज्ञानिक मानसिक तौर पे जो है समस्या से जूझने लगते हैं, और वो शहरी जीवन शैली और मूल्यों को अच्छी तरह से समायोजित अपना नहीं पाते हैं। अपनाने का बात कहने का मतलब है वहाँ के जो भाषा नहीं समझ पाते हैं, वहाँ का खान पान नहीं समझ पाते, वहाँ से चलने बोलने टहलने का, रहने का कुछ नहीं समझ पाते हैं, तो उसको अच्छी तरह से अपने अंदर नहीं बैठा पाते हैं, इसलिए उनको समस्या का सामना करना पड़ता है। अब देखते हैं कि स्वास्थ्य और पोषण की समस्या भी बहुत ज़्यादा है जनजातीय में। आर्थिक पिछड़ापन है, जो जंगल में रहते हैं इसलिए आर्थिक पिछड़ापन है। सुरक्षित आजीविका नहीं है, क्योंकि वो जंगल में वो लोग खुद ही काम करते हैं, खुद ही में वाटर सिस्टम पे जो है आदान प्रदान करके अपना आजीविका चलाते हैं। बाहरी संपर्क नहीं है उनके, तो इस कारण से जनजातीय लोग को मलेरिया होता है, स्वास्थ्य की कमी के कारण हैजा हो जाता है, डायरिया हो जाता है, पीलिया हो जाता है, इससे उसकी इलाज नहीं हो पाता है, और इलाज ना होने के कारण उनकी मृत्यु तक भी हो जाती है। अब वहाँ के महिला को जो है लौह की कमी हो जाती है, इसके लिए एनीमिया हो जाता है। बच्चा का जो मृत्यु दर है बहुत ज़्यादा होता है, तो कुपोषण की समस्या बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि पौष्टिक युक्त खाना नहीं पहुँच पाता है। तो ये भी स्वास्थ्य की कमी और पोषण की समस्या बहुत ज़्यादा है जनजातीय में, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। नेक्स्ट देखते हैं कि लैंगिक मुद्दे का भी समस्या है, क्योंकि प्राकृतिक पर्यावरण का ह्रास हो रहा है, विशेष रूप से वनों का विनाश हो रहा है, और सिकुड़ते जो कम होते संसाधन है, संसाधन का आकार कम होता रहा है, इस पे जो है महिलाओं की स्थिति पे व्यापक प्रभाव पड़ रहा है। जो संसाधन कम हो रहा है उस पर महिला का स्थिति, जैसे मान लेते हैं कि खनन उद्योग और व्यवसायीकरण के लिए जनजातीय क्षेत्रों में खुलने के लिए, खनन भी जनजातीय क्षेत्र में पाया जाता है, उद्योग में लगाया जा रहा है, व्यवसायीकरण किया जा रहा है जनजातीय क्षेत्र का, उसके खुल जाने से पुरुष और महिलाएं बाजार अर्थव्यवस्था से क्रूर संचालन के अधीन आ गए हैं। वहाँ पे वो नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे होगा, और उपभोक्तावाद और महिला के वस्तुकरण की वृद्धि हो रही है। अब वहाँ पे जाने से जो जनजातीय महिला है उसको वस्तु की तरह समझा जाता है, और उपभोक्तावाद को बढ़ावा देता है। तो ये भी एक समस्या है लैंगिक मुद्दे पर। महिलाओं के साथ जनजातीय जो एसटी महिला होता है, और अपना जो अभी महामहिम राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू, वो महिला है और एसटी है, तो महिला की जो उपभोक्तावाद जो समस्या समझा जाता है, महिला का सशक्तिकरण नहीं हो रहा, इस पे जोर देंगी सरकार, इस पे जोर देगा। अंतिम देखते हैं कि महिलाओं की एसटी की समस्या के अस्मिता का अभाव है, उसका कमी होना है। जो आदिवासी का जो पारंपरिक संस्थाएं हैं, कानून आधुनिक संस्थाएं के साथ संघर्ष की स्थिति में आ रहे हैं। जो आदिवासी अपनी अस्मिता आइडेंटिटी को बनाए रखने में आकांक्षा को जन्म देती है, क्योंकि वो एसटी जो होता है वो जंगल में रहते हैं, सबसे पहला बात है, और जंगल में रहते हैं तो उसके पास कोई कागज नहीं होता है। तो कागज नहीं होने के कारण अगर मान लीजिए कि नागरिकता का सवाल उठता है, तो नागरिकता का सवाल में ये लोग कागज कैसे दिखाएंगे? तो कागज नहीं दिखाएंगे तो इनको जो है प्रवासी माना जाता है, कि कहीं दूसरे देश से आ गया है, प्रवासी मान लिया जाता है, या नहीं तो इनको आतंकवाद माना जाता है कि ये आतंकवादी हो सकता है। बहुत सारे ऐसे केस आए हैं जिसमें आदिवासी को आतंकवादी मान लिया जाता है। तो ये से भी एक आकांक्षा, इसको आइडेंटिटी बनाने में, अस्मिता कहने का मतलब आइडेंटिटी अपना पहचान बनाने में बाढ़ आता है बार बार। अगर मान लीजिए कि कोई चीज़ ये मतलब कोई कागज वगैरह है भी, तो बाढ़ के कारण, बाढ़ में घर निकल जाने से, बाहर बह जाने से कागज भी खत्म हो जाता है। तो आदिवासी के साथ बहुत ही ज़्यादा समस्या है। आदिवासी जो बोलियां और भाषाओं का जो विलुप्त होना है वो भी चिंता का सबब है। जो उनका जो आइडेंटिटी है, पहचान है, वो बोलियां से भी है, भाषा से भी है, उसका भी विलुप्त होना है, ये भी चिंता का कारण है। और इसके कारण भी आदिवासी के पहचान कम होती जा रही। तो ये हम देख रहे थे कि आदिवासी का जो क्या क्या समस्या है आदिवासी समाज के लिए। अब हम देखते हैं कि जनजातीय आदिवासी को सशक्त बनाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। तो ये देखते हैं, और इसी में हम सारे बिंदु को देखेंगे, कवर करेंगे।
पहला देखते हैं कि वहाँ पे जो समस्या था यहाँ पे सुधार उस पर किया जाए तो यही सुधार हो सकता है। स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार करना, दूरस्थ जनजातीय आबादी तक पहुँच करके मोबाइल चिकित्सक शिविर, जो गाड़ी पे जाता है मोबाइल, उसके द्वारा जो है चिकित्सा की स्थिति में सुधार किया जा सकता है। गर्भवती जो जनजातीय महिला होती हैं उनकी प्रसूति देखभाल हेतु आपातकालीन परिवहन एवं उनकी प्रमुखताओं में से एक है। जो एम्बुलेंस होता है उसको जो है संचार के रूप में वहाँ तक बनाया जाए, वहाँ पे संपर्क बनाया जाए सारे तरह का। उसके बाद देखते हैं कि जनजातीय समुदाय में जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, जो जनजातीय समुदाय के स्वास्थ्य करता है, उनकी जो स्वास्थ्य सुविधा और जनजातीय समुदाय की जो रोगों को मार्गदर्शन और चिकित्सक के नुस्खे समझाने में, कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने में, रोगियों का मदद करने में, उन्हें निवारक प्रोत्साहन और परामर्श देने के लिए एक कड़ी बन सकते हैं। कहने का मतलब है कि जो पारंपरिक जो है इलाज है उसका जो है उपयोग अच्छे तौर पे किया जाए, जो एक चिकित्सक के मार्गदर्शन में किया जाए, उसके नुस्खे जो होते हैं, जो प्राकृतिक नुस्खे होते हैं, उसको समझने में, कल्याणकारी योजना में लाभ उठाया जा सकता है ये पारंपरिक तरीका अपना करके। तो स्वास्थ्य सुविधा में बेहतर बना करके जनजाति को सशक्त बनाया जा सकता है। दूसरा देखते हैं, खाद्य और पोषण सुरक्षा में सुधार किया जाए तो वहाँ पे उनकी सशक्तिकरण बढ़ सकता है। तो पहले देखते हैं कि लघु आंगनवाड़ी हो जाता है, मिनी आंगनवाड़ी का गठन जो है जनजातीय क्षेत्र में करके ग्राम अनाज बैंक, विलेज ग्रेन बैंक का विस्तार, कुछ ऐसी रणनीतियां और उन्हें जनजातीय क्षेत्र में पहुंचा जाए जो पहुंच से बाहर लोगों तक पहुंचने के लिए अपनाया जा सकता है। तो कहने का मतलब है आंगनवाड़ी का जो सुविधा है उसकी जो है पहुंच जो है एसटी के क्षेत्र में किया जाए, सबसे पहला बात है। दूसरा बात है जो ग्राम अनाज बैंक की जो कॉन्सेप्ट लेके आया है, ग्राम अनाज बैंक, इसको बड़े पैमाने पर एसटी वाले एरिया में खोल करके इनकी खाद्य और पोषण आंगनवाड़ी के द्वारा विभिन्न तरह के पोषण युक्त खाना और सब कुछ पहुंचा करके पोषण की समस्या और खाद्य की समस्या को दूर किया जा सकता है। अगला देखते हैं कि रोजगार और आय का सृजन करके जो है जनजातीय को सशक्त बनाया जाता है। उनको निश्चित तौर पे रेगुलर रोजगार दे जिससे उसका आय सृजन हो सके, उसका आय सुनिश्चित हो सके, और जो रोजगार और स्वरोजगार का अवसर जो उनको दिया जाएगा वो आर्थिक स्थिति सुधार लाने में जनजातीय में बहुत प्रकार की गरीबी जो होगा, ऋणग्रस्ता होगा, उनसे मुक्त किया जा सकता है SC ST को। तो सबसे बड़ी बात है कि रोजगार और उसके आय सृजन को निश्चित किया जाए रोजगार दे करके, जिससे वो रोजगार लेंगे या रोजगार देने वाले बनेंगे व्यापार करके, उससे जनजातीय का गरीबी और ऋणग्रस्ता जो लोन लिए होते हैं उससे मुक्त किया जा सकता है। अब स्वरोजगार उपकरण के लिए जो माइक्रो क्रेडिट का विस्तार है, जो सरकार जो है कम ब्याज पर जो है ऋण देती है, उसकी विस्तार जो है जो आजीविका चलाने के लिए या व्यवसाय करने के लिए ये उपलब्ध कराए जनजातीय इलाके में। उसके बाद देखते हैं कि मनरेगा जैसे जो अन्य योजना का कार्यान्वयन करने के लिए यह प्रयास करना चाहिए। जो मनरेगा का विस्तार जो है जनजातीय इलाकों में बहुत अच्छे मात्रा में किया जाना चाहिए। उसके बाद है कि लघु वनोपज माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो होता है उसका संग्रहण और विपणन करने के लिए भी प्रोत्साहन के लिए आवश्यकता हो सकती है। जो लघु वन उत्पाद क्या होता है, जैसे हैंडीक्राफ्ट होता है, जो हस्तकला जो होता है, हस्तकला के द्वारा कोई पेंटिंग हो सकता है, कोई वस्तु बनाया जा सकता है, हो सकता है बांस से निर्मित कोई सामान हो सकता है, या तेंदू पत्ता हो सकता है। तेंदू पत्ता जो बीड़ी पत्ता जो जिसको कहते हैं आम भाषा में बीड़ी पत्ता होता है, तेंदू पत्ता को भोज पत्ता भी कहते हैं, जो बनाया जा सकता है। तो ये सब संग्रह करके, इसका संग्रहण करके, उसका विपणन करके अच्छे दामों में, मान लीजिए कि जो घास होता है जिससे हम लोग झाड़ू बनाते हैं घर की सफाई करने के लिए, वो जंगल में ST बीनता है तो वो बेच देता है 10 रुपये kg मान लीजिए, लेकिन उसको स्किल बढ़ा दिया जाएगा, उसको झाड़ू प्रॉपर बनाना सिखा दिया जाएगा, तो ये 10 रुपया की झाड़ू उससे 1000 में बिक सकता है, क्योंकि ये 10 रुपये में बहुत सारा बेचते हैं और उसको बना करके छोटा छोटा भाग में बना करके ये लोग 60 रुपये 70 रुपये 100 रुपये बेचते हैं व्यावसायिक लोग। तो वो भी इनका शोषण कर रहे हैं, इससे भी जनजातीय लोगों को बाहर निकालना पड़ेगा। अगला देखेंगे कि जल संसाधन का प्रबंधन, जनजातीय क्षेत्र में राष्ट्रीय जल नीति अधिक प्रभावी कार्यान्वयन करने की आवश्यकता है ताकि सिंचाई सुविधा वहाँ पे विस्तार हो सके उसका, और पेयजल का प्रावधान जो है वाटर शेड जल, वर्षा जल का संवर्धन विशेष बल देते हुए उसे कवर किया जा सकता है। तो सिंचाई, अगर जल नीति जनजातीय क्षेत्र में पहुंच जाएगा तो सिंचाई की सुविधा होगी, जिससे वो लोग
अच्छा चीज उपज करेंगे तो उनकी आय में बढ़ोतरी होगी और पेयजल की समस्या से उनकी जो बीमारी होता है, स्वास्थ्य का जो संकट होता है, उससे भी दूर किया जा सकता है। तो और जल जो अच्छा पहुंचेगा तो उससे जो है उनका प्रदूषण जो है वो भी कम होगा। अगला देखते हैं कि जनजातीय महिला का सशक्तिकरण कैसे हो सकता है। तो जनजातीय महिला की स्थिति में सुधार करने के लिए निम्न उपायों कदम उठाए जा सकते हैं। पहला है संयुक्त वन प्रबंधन, पंचायती राज संस्था में उनकी नेतृत्वकारी भूमिका को बढ़ावा देना, वहाँ पे भी आरक्षण का सुविधा देना। जो जनजातीय जो अनुसूचित जो है 5 छठी है, अनुसूचित 5th है, उसमें महिला का आरक्षण दे करके महिला को सशक्त बनाया जा सकता है। तो ये भी एक पॉइंट है। उसके बाद है महिला संगठन के माध्यम से सामाजिक जागरूकता को बढ़ाया जाएगा। महिला संगठन जो जैसे जीविका कार्यक्रम होता है उसके द्वारा सामाजिक जागरूकता बढ़ाया जा सकता है। पीड़ित महिलाओं को पुनर्वास के लिए व्यापक अभियान के साथ जादू टोना से दूर रखा जा सकता है, जिससे महिला पीड़ित होती है उस पर उसके अभ्यास पर रोक लगाया जाना चाहिए। उसके कानूनी और प्रशासनिक दंडिक उपाय किया जाना चाहिए। जो दंड होता है वो उस दंड के द्वारा इसको उपाय किया जाना चाहिए। जो जादू टोना होता है, अगर जो जादू टोना में जनजातीय लोग ज़्यादा विश्वास करते हैं, उसको समाप्त करने पर बल दिया जाना चाहिए। उसके लिए जागरूकता फैलाया जाना चाहिए। अब हम लोग जनजातीय आबादी का जो समावेशन होता है वो कैसे होगा उस पर चर्चा करते हैं। कि औषधि पौधे की खेती करेगा, जैसे जेनेरिक दवा के निर्यात के लिए भारत विश्व में शीर्ष स्थान रखता है। और जनजातीय समूह को प्रोत्साहित किया जाए तो वो स्व उपयोग के साथ साथ बिक्री के लिए भी जंगल का औषधीय पौधों का उपयोग करेंगे। उसकी पहचान करना अच्छा से जानते हैं, उसका संग्रहण करना जानते हैं। और जो पादप का जो प्रजाति होता है, खेती के लिए सरकार के साथ सहयोग करने पर बड़े मात्रा में औषधीय पौधों की खेती कर सकते हैं जनजातीय लोग। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो सकता है जनजातीय के लिए भी, भारत के लिए भी और विश्व के लिए भी। तो इस पे भारत सरकार को काम करने की जरूरत है। भारत सरकार इस व्यापार का लाभ उठाने का निर्णय लिया है और इसके लिए एक राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना की गई है। स्थापना करने से कुछ नहीं होता है, सबसे बड़ा बात है कि इसका क्रियान्वयन अच्छा से हो। तो ये जो अच्छा हो जाएगा ना, तो फिर जनजातीय की जो भी योजना है वहां पे पहुंच जाएगी ना, तो जनजातीय सशक्त हो जाएगा। तो सरकार ने जनजातियों की जो ये औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड का भी स्थापना किया है। अब देखते हैं अवसंरचना में विकास करके जनजातीय का जो सशक्तिकरण कैसे हो सकता है। कि उनको स्थानीय क्षेत्र के आधारभूत संरचनाओं के लिए सहयोग कर सकता है। मेघालय में जो लिविंग रूट ब्रिज है के लिए जाना जाता है, यह पुल जो है पारंपरिक रूप से खासी और जयंतिया जनजाति के लोग द्वारा बनाया जाता है। हालांकि वो मेघालय के घन वन से प्रभावित जलधाराओं के ऊपर पुल का निर्माण करते हैं और इसे महारत हासिल करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ऐसे नदी बह रही है तो इसको पार करना संभव नहीं है, तो यहाँ पे एक वृक्ष है, तो वृक्ष का जो जड़ फैला हुआ है और यहाँ पे भी वृक्ष है, तो जनजातीय लोग ये जो जड़ होता है इसको पकड़ के बांस के सहारे से ऐसे जोड़ दिया जाता है। तो कुछ दिन में ये जड़ इतनी मजबूत हो जाती है कि यहाँ पे एक पुल के नुमा बन जाता है आकार, यहाँ से लोग आते जाते हैं। तो ये जीवित जड़ पुल है। तो ऐसे ऐसे समस्या है। तो आप यहाँ पे आधारभूत अवसंरचना का विकास करके पुल का विकास कीजिए, प्लस शिक्षा का विकास कीजिए, प्लस स्वास्थ्य का विकास करना जरूरी है। उसके बाद प्लस जो है आप सड़क जो है आधारभूत जो परियोजना होता है, सड़क होता है, प्लस शौचालय होता है, जो भी होता है उसकी विकास करके जो है जनजातीय का जो सशक्तिकरण किया जा सकता है। आगे देखते हैं कि और अंतिम देखते हैं कि सामाजिक समावेशन अगर जनजातीय का किया जाए तो सशक्त हो सकता है। तो जनजातीय के लोगों द्वारा अनुभव किया जाने वाला सामाजिक बहिर्वेशन मुख्य रूप से सामाजिक और संस्थागत स्तर पे भेदभाव का कारण हो जाता है। जो जनजातीय लोग से जो है सामाजिक जो अनुभव होता है, जो जैसे जनजातीय के द्वारा पहनावा होता है, बोलना होता है, उनका जो रहन सहन होता है, उसके कारण जो है जो आम धारा के लोग हैं, जो आगे निकल चुके हैं, जो जनरल कास्ट के हैं, ओबीसी के हैं, वो इन लोगों से भेदभाव करते हैं और इसके लिए उनको जो है अलगाव महसूस होता है, शर्म होता है, अपमान की स्थिति होती है। इससे जो है उनके बीच आत्मा का जो है उनको दुख पहुंचाता है। इसके लिए जो है आर्टिकल जो है छुआछूत में जो वृद्धि के लिए आर्टिकल 17 का जो है
फंडामेंटल राइट का जो है, फंडामेंटल राइट में इसकी चर्चा की गई है। इसके तहत जो है जनजाति छुआछूत को, इस सब को कम किया गया है। तो इस सब से जो जनजातीय समावेशन जो होता है, जो उससे जनजातियों को दूर रखा गया है। जनरल कास्ट जनजातियों को अपने खुद में समावेश करने की स्थिति नहीं होता है, उनके साथ बगल में बैठाकर खाना नहीं पसंद करते हैं। वो कोई वस्तु को छूट देता है जनजातीय आदमी, तो उस वस्तु को उपयोग नहीं करते हैं जो सामान्य वर्ग के लोग हैं। तो ये सब को समावेशन को लाना पड़ेगा, जो अलगाव है उसको खत्म करना पड़ेगा। जनजातीय लोगों की क्षमता और उसकी गरिमा को पहचानने के लिए देश की गैर आदिवासी आबादी के लिए जागरूकता अत्यंत आवश्यक है। जो आम जनता है उसको, उसमें के मन में जनजाति के लिए जागरूकता भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आम जनता में जागरूकता होगा तब वो जनजातीय लोगों को अपना समझेगा और जनजातीय का सशक्तिकरण होगा, उसका विकास होगा। और देश की एकता, अखंडता और बंधुत्ता के लिए, भावना के लिए भी यह बहुत अच्छा है, क्योंकि जो जनरल है वो एसटी के लिए अपने मन में अच्छा भावना लेके आए, अच्छा से उसके साथ व्यवहार करे। तो इससे जो है जनजातीय का सशक्तिकरण हो सकता है, उसका विकास हो सकता है। तो हम लोग पूरा पॉइंट को कवर किए हैं। अगर आप गौर से, किसी को अगर एक बार में ये चीज़ समझ में नहीं आए, क्योंकि आप लोग पहली बार मेंस का टॉपिक देख रहे हैं, ऐसे ही होता है मेंस। अगर मेंस पहली बार में नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरी बार देखिए, तीसरी बार देखिए, लेकिन देखिए जरूर, क्योंकि ये टॉपिक 67th में पूछने की 99%, 90 से 99% जनजातीय पे क्वेश्चन आना तय है। अब ये है कि इसके साथ जनजातीय पे जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आएगा। हो सकता है कि जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में जनजातीय का क्या प्रभाव था, ये भी पूछा जा सकता है। स्वतंत्रता आंदोलन में विभिन्न प्रकार के जनजातीय आंदोलन की चर्चा कीजिए, इस पे भी हो सकता है। तो धीरे धीरे उस सब टॉपिक को भी कवर करेंगे। लेकिन ये जो द्रौपदी मुर्मू जी बनी है, उससे जनजातीय का कैसा प्रभाव पड़ेगा, जनजाति की स्थिति कैसा है, इस पे हम लोग आज एक होलिस्टिक चर्चा किए हैं। जो लोग नहीं समझ पा रहे होंगे उनको बार बार देखिए, समझिए, धीरे धीरे समझ जाइएगा। आप 2 बार 4 बार देखिएगा, धीरे धीरे प्रोग्राम लेकर आएंगे, अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग दिनों में लेकर आएंगे, तो इससे समझ में आ जाएगा कि कैसे होता है। इसी क्वेश्चन को आप लोग को 400 से 600 शब्दों में आप लोग को लिखना है। आप लोग का क्वेश्चन ये जो बनेगा वो 38 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, तो इतना शब्द में लिखना आप लोग को जायज़ है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि आप लोग समझिए, इसको समझने का, आत्मसात करने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे सुनिए, एकदम गौर से सुनिए। नहीं सुन के समझ में आ रहा है तो एक बार पढ़ लीजिए। जब हम पीपीटी जो प्रेजेंटेशन जो आपके स्क्रीन पे जो चल रहा है, उसको जो हम लिखते हैं, अंडरलाइन करते हैं, उससे पहले एक बार रोक करके, वीडियो को रोक करके पढ़ लीजिए। फिर उससे सुनने का कोशिश कीजिए, समझ में आ जाएगा, जाहिर सी बात है। अब बात है कि आज के लिए इतना ही है। अगर किसी को भी संपर्क करना हो तो आप हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। बहुत सारा लड़का लड़की का अब जो है क्वेरी आ रहा है, और संपर्क बीपीएससी के बारे में जानकारी चाहिए उन लोग को, तो सारे चीज़ इस पे उन लोग का समाधान किया जा रहा है। आप लोग यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, फेसबुक और इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए। आप लोग यूट्यूब को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, तो इसी तरह का प्रोग्राम हम लेकर के आएंगे। इसी तरह का प्रोग्राम बीपीएससी के मेंस ओरिएंटेड से लेके आएंगे। तो ये हम लोग चर्चा कर रहे थे बीपीएससी के मेंस में जीएस पेपर 1 समझ सकते हैं, जीएस पेपर 2 भी समझ सकते हैं। हालांकि जीएस पेपर 1 में करंट अफेयर से जोड़ सकते हैं, जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से जोड़ सकते हैं, जीएस पेपर में 1 में जो है हिस्ट्री से जोड़ सकते हैं। कहीं से भी जोड़ा जा सकता है इस टॉपिक को। तो बहुत ही अभी जो है हाईलाइटेड टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बनना तय है। तो बीपीएससी का एग्जाम हो या सीडीपीओ का भी जो है मेंस आने वाला है, तो इसमें भी ये क्वेश्चन पूछने की पूर्ण संभावना है। 99% चांस है कि इसमें पूछा जा सकता है। तो आप लोग ध्यान दीजिए कि इससे क्वेश्चन बनने की पूर्ण संभावना है। तो आज के लिए इतना ही था। आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा लोगों तक मेरा बात पहुंचाइए। अभी आने वाले दिनों में हम इससे भी अच्छा और इसको भी और बेहतर तरीके से धीरे धीरे सुधार करते हुए इससे अच्छा प्रोग्राम हम आपके लिए लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।